आज हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग बीजी के अंदर वैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशन टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सभी चैप्टरों में, क्योंकि अगर आप किसी चीज की वैल्यूएशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो आप टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट वैल्यूएशन चैप्टर नहीं लाती जीएसटी में तो कस्टमर अपने बिहाफ से टैक्स कैलकुलेट करता और गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पर 0 रुपए मिलते। सपोज कोई प्रोडक्ट अगर 1,000 रुपए का है और अगर उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन ना करें या आपको डिटरमाइन का तरीका ना बताएं तो हो सकता है आप उस 1,000 रुपए के प्रोडक्ट को कितने रुपए का दिखा दो, 100 रुपए का दिखा दो। और अब 100 रुपए का दिखाने के बाद आप चाहे उस पर 28% टैक्स ले लो या आप उस पर 50% ले लो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें एक चैप्टर लाना पड़ेगा जिसका नाम होगा वैल्यूएशन। और ये चैप्टर जब आप जीएसटी में बिल बनाओगे तो उस समय आपको ये चैप्टर ध्यान में रखना है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए बीजी में बिल बनाओगे तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे और आप बीजी में बिल बनाएंगे या टैली में बिल बनाएंगे तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि बिल बनाते वक्त किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। Why it's required to determine the value of supply, make a person liable to pay GST following should be clearly specified this act। आपने कई बार देखा है कि गवर्नमेंट ने क्लियरली ये रेक्टिफाई कर रखा है कि अगर आप जीएसटी में टैक्स देने के लिए लायबल हैं तो आपको बिल बनाना है। बिल बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना था? टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम एट विच सप्लाई शुड बी टैक्स्ड, जब वो टैक्स के लिए लायबल हो। दूसरा, एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई विच इज टू बी टैक्सेबल, टैक्स रेट टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी, what should be levied of tax and value on which tax is to charge। ये हमें सीखा था 1 by 1। इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो बताता है वैल्यू ऑन विच टैक्स इज टू बी चार्ज, कि किस वैल्यू पर टैक्स चार्ज होगा। किस वैल्यू पर टैक्स चार्ज होगा ये हमें कौन बताता है? वैल्यू ऑन सच टैक्स इज टू बी चार्ज। क्लियर है? अगर यही चैप्टर ना हो ना तो सामने वाला अपनी वैल्यू कुछ भी रख सकता है। चलें आगे। रूल ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज टू बी डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑन विच टैक्स इज अप्लाई। ठीक है, तो वैल्यूएशन के अंदर कुछ रूल भी हैं जो हमें बताता है किस वैल्यू पर क्या वैल्यू अप्लाई होगी। आ जाए वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जनरल। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो बिल बनाते वक्त बिल की मेन किस पर टैक्स लगेगा ये हमें जानना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जनरल लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज में टैक्स किस पर लगेगा। तो अगर आप नेक्स्ट करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन जनरल अंडर जीएसटी लॉ, टैक्सेबल वैल्यू इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी ना वही ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अब ये रेलिवेंट नहीं करता कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला। मतलब कहने का ये है कि आपने किसी को 100 रुपए का माल बेचा, ठीक है, तो यही जो ये 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है ना, यही आपकी क्या बन जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाएगी और आपको इसी पर टैक्स देना पड़ेगा। और आपको 100 रुपए पर 18% के हिसाब से 18 रुपए टैक्स देना पड़ेगा और टोटल आपका बिल हो जाएगा 118 रुपए। हो सकता है सामने वाला आपको इसकी पेमेंट कर दे कितने? 50 रुपए और कितना बैलेंस रह जाए? 58 रुपए आपका रिमेनिंग बैलेंस रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन जनरल ट्रांजैक्शन वैल्यू वही होगी, जो टैक्सेबल वैल्यू वही होगी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। क्लियर है? चाहे पैसा आपको मिले या पैसा ना मिले। ठीक है, याद रखना लेकिन दो बातें, ये दो बातें याद रखना, तभी ये बनेगी टैक्सेबल वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू। पहला,
सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन। एक सप्लायर और रिसीवर, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, दोनों क्या नहीं होने चाहिए? रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। मतलब कि मैं अगर आपको माल बेच रहा हूं तो मैं रिलेटेड नहीं होना चाहिए, या तो मैं आपकी फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, या मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर मैं रिलेटेड पर्सन होऊंगा ना, तो हो सकता है मैं कुछ आपके बीच में टैक्स प्लानिंग कर सकता हूँ। 100 रुपए का माल आपको 50 रुपए में बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स की प्लानिंग करनी। तो गवर्नमेंट ने कहा ये केस सभी लोगों पर एप्लीकेबल होगा, बस वो रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सोल मतलब मनी में ही बात होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं करो कि सर आप 50 रुपए ले लो और साथ में आप मेरी घड़ी ले लो, आप मेरा फोन ले लो। मनी की बात होनी चाहिए। जब ये दो बातें होंगी तो जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी वही ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगी, वही ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता ना सर, तो लोग 100 रुपए का माल खरीद के लाते, 50 रुपए में बेच देते, और 100 रुपए पर 18% गवर्नमेंट को टैक्स दे के आते 18 रुपए, और 100 रुपए का माल 50 रुपए में बेच देते, उसको टैक्स मिलता 9 रुपए का। अब ये गवर्नमेंट को दे के आया 18 रुपए, और इसे मिले कितने? 9 रुपए। तो गवर्नमेंट से कहता लाओ 9 रुपए तो मुझे रिफंड करो। तो ऐसे गवर्नमेंट को लोग मूर्ख बनाते, नए नए आइडिया लाते। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम इस तरह सोचते हो ना कि मैं महंगा माल खरीद के लाऊं और लॉस पे बेच दूं और गवर्नमेंट से रिफंड ले लूं, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे केस में रिफंड नहीं मिलता सर। वैसे तो हर कोई करेगा, लाख लाख करोड़ करोड़ का माल खरीद के लाएंगे, 1 करोड़ रुपए का आप माल खरीद के ला रहे हो और उसे 50 लाख में बेच रहे हो, तो ये तो आप बिजनेस बना लोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर एक्चुअल में भी होगा ना तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना दो बातें, कि जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी वही ट्रांजेक्शन वैल्यू कहलाएगी। लेकिन दो बातें, आप रिलेटेड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन ना करो, और दूसरा वो सॉल्व कंसिडरेशन होना चाहिए, तब एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। इतना आगे समझ में? आगे चलते हैं। इसके बाद रिलेटेड पर्सन फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। रिलेटेड पर्सन कहते हैं किसको? अगर आप सेक्शन 15 के सबसे नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहां रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन गिवन है। क्या डेफिनेशन गिवन है? रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन गिवन है। क्या लिखा है? रिलेटेड पर्सन कहते हैं किसको? वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक कंपनी है, मैं यहां समझाता हूं, एक कंपनी है ABC, एक कंपनी है XYZ। मैं इस दोनों कंपनियों को क्या करता हूं? मैं इन दोनों कंपनियों को कंट्रोल करता हूं। मेरा नाम मिस्टर S है। अब मैं इन दोनों कंपनी को क्या कर रहा हूं? कंट्रोल। तो मैं इन दोनों के बीच में प्लानिंग कर सकता हूं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप किसी दो कंपनी को कंट्रोल कर दो, चाहे डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट, तो आप उस कंपनी के क्या कहलाओगे? रिलेटेड पर्सन। और जब रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे तो जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो ट्रांजेक्शन वैल्यू कभी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने इसमें ही सीखा था कि ट्रांजेक्शन वैल्यू ही टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी तब जब रिलेटेड पर्सन ना हो और मनी के अंदर बात हो। क्लियर है? ओनली सॉल्व कंसिडरेशन। इसके बाद दूसरा, दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल और मैनेजमेंट। अगर वो दोनों कॉमन कंट्रोल में आता है तब भी वो रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। द आइडेंटिटी टूगेदर कंट्रोल अनदर आइडेंटिटी। अगर तुम एक साथ दो आइडेंटिटी को कंट्रोल कर रहे हो तब भी वो क्या माना जाएगा? आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर वो सेम फैमिली के मेंबर है तब भी रिलेटेड माना जाएगा। लेकिन अगर आप जीएसटी लॉ को पढ़ोगे, जीएसटी लॉ में सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 हमें रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बताता है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन होती है, अगर पति है तो पति के केस में पत्नी उसका रिलेटेड पर्सन है, उसके बच्चे रिलेटेड पर्सन है। अगर उसके बाद अगर मम्मी पापा भाई बहन उस पर डिपेंडेंट हैं तो उनके वो रिलेटेड पर्सन है, और अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो उनके रिलेटेड पर्सन नहीं है। ठीक है? समझ आ गई? तो याद रखना, अगर वो उस पर डिपेंडेंट है तब उसके रिलेटेड पर्सन है, अगर वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है तो उसके रिलेटेड पर्सन नहीं है।
officer, director of one business is the officer director of another business. अगर तुम किसी एक कंपनी के डायरेक्टर और तुम दूसरी कंपनी के भी डायरेक्टर तो अभी आप रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे. बिजनेस आर लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर. अगर तुम किसी कंपनी के पार्टनर हो तब भी तुम क्या कहलाओगे? तब भी तुम क्या कहलाओगे? वही कहलाओगे क्या? रिलेटेड पर्सन. एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, अगर तुम एक कंपनी के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते तो क्या कहलाएगा? रिलेटेड पर्सन कहलाएगा. और लास्ट है एनी पर्सन होल्ड at least 25% of share in another company either directly or the indirectly. अगर आप किसी भी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करते हो तो आप उसके रिलेटेड पर्सन कहलाओगे. तो आप उसके रिलेटेड पर्सन कहलाओगे. आगे बढ़ते हैं. डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई. आपको पता है डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? हमने आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन बताया था. जैसे मेरा जीएसटी नंबर दिल्ली में और एक जीएसटी नंबर मेरा यूपी में, तो मैं क्या कहलाऊंगा? डिस्टिंक्ट पर्सन. मैं दिल्ली वाला यूपी के लिए एक अलग हूं. दोनों मेरे नाम से, जैसे सपोज दैट यहां देखें मेरी कंपनी का नाम है एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज. ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है. ये दिल्ली में भी है और ये यूपी में भी है. जब दिल्ली में इसको जीएसटी नंबर मिला तो 07FSNPS4890C1Z6. जब इसे यूपी में मिला तो 09FSNPS4890C1Z6 ये मिला. तो मैं दिल्ली वाला यूपी के लिए एक अलग पर्सन हूं और यूपी वाले के लिए दिल्ली वाला अलग है. ये दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है, ये दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है. ये क्या है? दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है. क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन. तो यही बात समझाई गई है कि दिल्ली वाला गुजरात वाले के लिए क्या होगा? एक डिस्टिंक्ट पर्सन होगा. पर्सन विद डिफरेंट जीएसटी बिलोंगिंग टू द वन लीगल आइडेंटिटी, सिंगल पैन, सेम स्टेट या टू डिफरेंट स्टेट. अगर तुम सेम स्टेट में हो और दोनों आपस में अलग अलग हो तब भी आप क्या कहलाओगे? डिस्टिंक्ट पर्सन. तुम देखो बॉम्बे में, तुम गुजरात में, तुम्हारा जीएसटी नंबर अलग, तुम क्या कहलाओगे? डिस्टिंक्ट पर्सन. अब तुम्हारा बिजनेस बॉम्बे में और एक बिजनेस तुम्हारा कहां पर है? अमेरिका में, तो तुम दोनों क्या कहलाओगे? डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है, आ जाए. वैल्यू ऑफ सप्लाई इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. कॉमन सी बात है. एज पर इनवॉइस गिवन बिलो. जो इनवॉइस गिवन है ना, फ्रूट बाजार की इनवॉइस, इसमें देखो हर चीज है. टोटल बिल कितने का बन रहा है? ध्यान देखो, ये बिल किसका? फ्रूट बाजार का बिल है. बिल कितने का बन रहा है? टोटल 450 का बन रहा है. उसके बाद 9% और 9% टैक्स लग के बिल कितने का हो गया है? आपका बिल हो गया 522 रुपए का. तो लिखा एज पर इनवॉइस गिवन बिलो रो गुड्स ऑफ ₹450 इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी. ये क्या हो जाएगी? एक टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी जीएसटी की. अब दो बातें. प्राइस इज सॉल्व कंसिडरेशन. इसका प्राइस क्या है? बिल्कुल मनी में है. और दूसरा, हेमंत इज नॉट अ डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन. और हेमंत क्या है इसमें? ना ही वो रिलेटेड पर्सन है और ना ही वो डिस्टिंक्ट पर्सन है. तो ये जो बिल की वैल्यू, यही क्या कहलाएगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू. आप जो टैक्स लगा रहे हैं वो परफेक्ट है. आगे आ जाए. बेसिक वैल्यूएशन रूल इन स्पेसिफाइड कंडीशन. अब कुछ अलग अलग कंडीशन आपके सामने आएंगी. बेसिक वैल्यूएशन रूल इन स्पेसिफाइड कंडीशन. वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट सोली इन मनी. अगर आपका कंसिडरेशन मनी में नहीं होता है तो आप क्या वैल्यू निकालोगे गुड्स की? क्लियर है. दूसरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन. अगर आप किसी डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर क्या वैल्यू निकालोगे?
अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू इन एजेंट, अगर आप किसी एजेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते तो उसकी वैल्यू क्या निकालोगे? लास्ट है वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वाउचर, स्टैम्प, कूपन और टोकन, तो उस केस में क्या वैल्यू निकालोगे? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल वैल्यू व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट सोली इन मनी, अगर आपका कंसीडरेशन मनी में नहीं होगा तब क्या केस होगा? इन सम केसेस वेयर कंसीडरेशन फॉर अ सप्लाई इज नॉट सोली इन मनी, टैक्सेबल वैल्यू हैज टू बी डिटरमाइंड एज प्रेस्क्राइब इन द रूल। क्लियर है? अगर आप लोग किसी ऐसी ट्रांजेक्शन करते हो जो पूरी तरीके से मनी में नहीं है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे सपोज दैट आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैंने कहा आप लैपटॉप ले जाओ, मैंने कहा लैपटॉप 25,000 रुपए का, आपने कहा सर मेरे पास तो 15,000 रुपए हैं, 15,000 ले लो, मैंने कहा नहीं मैं उधार पर नहीं बेचता, आप पूरे पैसे लेके आओ तभी आपको माल मिलेगा। उसने कहा आप ऐसा करो, ये 15,000 कैश ले लो और मेरे पास एक रोलेक्स की घड़ी है जिसकी मार्केट वैल्यू बाजार में 15,000 रुपए, आप भी मुझसे ले लो, टोटल मैं आपको 30,000 दे रहा हूं, आप मुझे 25,000 का सामान दे दो। तो उस केस में क्या होगा? अभी जो घड़ी मिली है तब क्या करूंगा? चलो अभी तो घड़ी ये ज्यादा रेट की, अगर घड़ी कम रेट की निकल गई तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम ऐसा कोई गुड्स की मूवमेंट करते हो या आप ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करते हो जो पूरी तरीके से मनी में नहीं होती, तो फिर उस केस में आपको दो बातें याद रखनी। पहला, आपको जो आप चीज उससे ले रहे हो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू पता करो कि इस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। इस जैसे प्रोडक्ट को बाजार में ढूंढो कि अगर मैं इस जैसा प्रोडक्ट खरीदूंगा तो फिर उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ओपन मार्केट वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ठीक है, अगर हम बात करें ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, इसमें एक बंदा है जो अपना MI टीवी को बेचना चाहता है, तो क्या लिखा है? मिस्टर सुमंत सोल्ड MI टीवी टू मिस्टर हेमंत फॉर ₹15,000 अलोंग विद एक्सचेंज ऑफर। जो किसके अंदर बेच रहा है? एक्सचेंज ऑफर में बेच रहा है। Old MI TV one the same day Mr. Sumant sold another MI TV of same model to Mr. Raman for rupees 19,500. Here the open market value for the MI TV is 19,500 which can be consideration as value of supply। मतलब क्या हुआ इसमें? हेमंत ने अपना पुराना टीवी देकर MI का एक नया टीवी खरीद लिया जिसमें उसने 15,000 रुपए दिए। ठीक है, 15,000 रुपए दिए। अब हमें यह पता करना है कि जो उसने नया टीवी खरीदा वो उसे कितने का पड़ा। अगर उसने लिखा कि उसी दिन उसने वही टीवी सेम मॉडल का किसी और को बेचा, कितने का? 19,500 का। तो इसका मतलब ये तो 15,000 जो इसको मिला है ना एक्सचेंज में, 15,000 का नहीं है, ये टीवी 19,500 का, और टैक्स आपको 15,000 पर नहीं देना, 19,500 पर देना है। क्लियर है? तो कई बार ऐसा होता है हम पुरानी चीज लेके जाते हैं, हमें नई चीज मिल जाती है, बस हमें कुछ और पैसे देने पड़ते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। टैक्सेबल वैल्यू व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट सोली इन मनी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर उसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो आप उस जैसा प्रोडक्ट ढूंढो कि बाजार में उस जैसा प्रोडक्ट लाइक काइंड और क्वालिटी। लिखा है सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मींस एनी अदर सप्लाई मेड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, इज सेम और क्लोजली रिसेंबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक quality, quantity and functionality, reputation to be supply bin value। ठीक है, उसके जैसी होनी चाहिए। आज एक एग्जांपल डिस्कस करते। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मान लो मुझे एक लैपटॉप खरीदना था, मैं बाजार गया, मैंने कहा सर लैपटॉप चाहिए,
उसने कहा मिल जाएगा। मैंने कहा ये पुराना प्रिंटर ले लो, मुझे एक लैपटॉप दे दो, बताओ कितने देने। उसने कहा आप मुझे 40,000 रुपए दे दो। अब बताओ वो लैपटॉप मुझे कितने का पड़ा, मैंने उसे अपना पुराना लैपटॉप भी प्रिंटर दिया है, उसके बदले मुझे एक नया लैपटॉप मिला है। तो यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुमंत सोल्ड अ लैपटॉप ऑफ ₹40,000 along with barter of printer। बार्टर मतलब होता है एक के बदले दूसरा। द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रिंटर इज नॉट नॉन, हमें उसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता at the time of supply, but on the basis of like, kind and quality and another printer is available। उसके जैसा एक प्रिंटर हमारे पास अवेलेबल है जिसकी कीमत 4,000 रुपए। Therefore, the value of printer is 4,000 and the total value of laptop is rupees 44,000। In the case value of supply will be charged on the 44,000। क्लियर है? तो आपको याद रखना हम कितने पे चार्ज करेंगे, 44,000 पर चार्ज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन एक्सक्लूसिव एजेंट। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ करते हैं तब क्या होगा। लिखा है अंडर जीएसटी लॉ वेरियस कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन, जैसे हम देख के आए डिस्टिंक्ट पर्सन have been specified and as relation may inflation the price between two related या फिर distinct, therefore special value rule has been framed to arrive at the taxable value of transaction between related person। अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए यहां बोला है ये तीन बातें याद रखना। पहला ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा वैल्यू ऑफ सप्लाई लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, तीसरा अगर ना आपको ए पॉइंट मिलता ना आपको बी पॉइंट मिलता तो सी पॉइंट में बोलता है कि इफ ए और बी नॉट अवेलेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्लस 10% मार्कअप, द वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉस्ट प्लस 10% कॉस्ट। ठीक है, अगर तुम्हें उस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, अगर उस प्रोडक्ट की लाइक काइंड क्वालिटी नहीं पता, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट था, मान लो कोई कॉस्ट थी 40,000 रुपए की, ठीक है, तो इसका तुम टैक्स 10% ऐड कर देना, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू, वही क्या बन जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो आपको 44,000 पर टैक्स कैलकुलेट करना है, 40,000 पर नहीं। क्लियर है? इसके बाद लिखा है अगर आप एजेंट के थ्रू माल बेचते हैं तब, तो उसी में ये भी लिखा है सेम बात होगी ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज for the supply of goods of like, kind and quality by the recipient to use unrelated customer। कह रहा है कि मान लो एक लैपटॉप है, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है। अगर ये लैपटॉप मैं किसी अनरिलेटेड पार्टी को बेचता, मान लो मिस्टर सी को बेचता, तो ये लैपटॉप में 1,20,000 रुपए का बेचता। कितने का बेचता? 1,20,000 रुपए का बेचता। ठीक है, लेकिन अब मैं इसे अपने एजेंट को बेच रहा हूं, तो उस केस में तो गवर्नमेंट ने कहा कि जितने का तुम उससे बेचते अनरिलेटेड पार्टी को, उसका 90% निकाल लो। तो इसका 90% कितना आ जाएगा? 1,08,000 रुपए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,08,000 रुपए। क्लियर है? तो जितना तुम अनरिलेटेड को माल बेचोगे उसका 90% आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपकी जितनी कॉस्ट है उसका 10% दे दो। तो आपकी कॉस्ट 1,00,000 है, 1,00,000 का 10% 10,000, तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,10,000। तो आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 1,10,000 रुपए। अब आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको टैक्स 1,08,000 पे देना है या फिर आप 1,10,000 पे टैक्स देना चाहते हैं।
और आप चाहो तो इससे ज्यादा पर भी दे सकते हो, कम तो नहीं दे सकते, ये तो मिनिमम है। मैक्सिमम तो आपके ऊपर है, आप कितना गवर्नमेंट को देना चाहते हो। आ जाए, ठीक है। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिडेमेबल वाउचर, स्टैम्प, कूपन और टोकन। अगर बात आए किसी वाउचर की तब क्या होगा, लिखा है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर, टोकन, कूपन, स्टैम्प विच इज रिडीमेबल against a supply of goods or service shall be equal to money value of goods or service redeemable against such token, coupon, stamp। ठीक है, तो जितने में तुम उसे रिडीम कराओगे वही आपकी वैल्यू बन जाएगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ अ वाउचर द वैल्यू विल बी द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ द वाउचर। जिस दिन तुम उसे रिडीम कराओगे और जिस वैल्यू पे कराओगे वही आपकी क्या बन जाएगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू। आपको उसी पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जैसे मिस्टर हेमंत परचेज द फॉलोइंग गिफ्ट कूपन। एक गिफ्ट कूपन खरीदा है मैंने बिग बाजार का 10, जो मुझे 500 रुपए का एक मिला है। एक और मैंने गिफ्ट वाउचर खरीदा है जो मुझे 1000 रुपए का मिला है, कितने, 5 वाउचर, ठीक है, और जिसकी वैलिडिटी कितनी, 31/3/2020। इसके बाद मैं नेक्स्ट गया, अब मैंने इस वाउचर को यूज करा। जो वाउचर थे मेरे 10 वाउचर जिसका अमाउंट 500 था, उसको मैंने कितने में यूज कर लिए, 5 वाउचर यूज कर लिए, कितने के, 2500 के। और जो मेरे पास 1000 के थे 5, उसमें मैंने 3 यूज कर लिए 3000 रुपए के। क्लियर है, तो मुझे टैक्स कितने पे देना है, 25,000 पर 3000 पे, ठीक है। अमाउंट इंक्लूड्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, कह रहा है अमाउंट इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। आए, जब आप बिल बनाएंगे तो बिल बनाते वक्त अगर आप कोई खर्चा है, कोई लेट फीस है, कोई इंटरेस्ट है, कोई सब्सिडरी है, तो आप उसे अपने बिल में ऐड करेंगे। तो लिखा है अमाउंट इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसे बोलते हैं इंसिडेंशियल एक्सपेंस। अगर आप कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंस करते हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो लेट फीस हो, चाहे एनी टैक्स, फीस, चार्ज लेविड, ठीक है, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द सप्लाई, expense incurred by the recipient on behalf of the supplier। तो याद रखना, अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो लेट फीस हो, एनी टैक्स हो, फीस हो, चार्ज लेविड, सब्सिडरी डायरेक्टली लिंक टू द सप्लाई, या फिर एक्सपेंस इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लाई, इन सभी को बिल पर ऐड करना, उसके बाद टैक्स लगाना। क्लियर है, चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा है इंसिडेंशियल एक्सपेंस लाइक कमीशन एंड पैकिंग इनकर्ड बाय द सप्लायर। मिस्टर हेमंत बाय अ गिफ्ट फ्रॉम द गिफ्ट शॉप, द शॉपकीपर हैज जनरेट द इनवॉइस एज बिलो। ठीक है, जिसमें हमने उससे बिल बनाया 1000 रुपए की, हमने एक चिली मैजिकल फ्रेम लिया, पेन सेट, डायरी ली 800 रुपए की, और बर्थडे कार्ड लिया 500 रुपए का। टोटल बिल बन गया 2300 रुपए का। उसने उसे पैकिंग करने के लिए हमसे 250 रुपए अलग से चार्ज कर लिए, तो टोटल बिल कितने का बना दिया, 2550 का। उसके बाद उसने 5% टैक्स लगा के टोटल बिल फाइनल करा 2806 रुपए का। इन दिस केस पैकिंग चार्ज विल बी इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, इंक्लूड इन अ वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी इफ एनी चार्ज बाय द सप्लायर फ्रॉम द रिसिपिएंट फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आप टैक्स में देरी करते हैं पेमेंट की,
अगर आप पेमेंट देने में देरी करते हो तो हो सकता है मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूं। तो जब मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो मैं उसके लिए क्या इश्यू करूंगा, एक डेबिट नोट। एडिशन इन वैल्यू शुड बी प्रोसेस थ्रू अ डेबिट नोट। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। ठीक है, जैसे मिस्टर सुमंत सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू मिस्टर हेमंत ऑन 1/5/2020। मैंने 1/5/2020 को हेमंत को 50,000 रुपए का माल बेचा। उन्होंने कहा कि सर 2 month क्रेडिट एंड इफ पेमेंट इज लेट देन ही इज डिसाइडेड टू चार्ज लेट फीस 5%। अगर वो 2 महीने में पैसा नहीं देगा तो मैं उस पर 5% लेट फीस चार्ज करूंगा। ऑफ इनवॉइस अमाउंट चार्ज बाय हिम वी अज्यूम दैट जीएसटी इज अ चार्जेबल एट द 18%। और जब तुम लेट फीस लोगे ना उस पर 18% टैक्स भी चार्ज करना। क्लियर? मिस्टर सुमंत हैज पेड द अमाउंट ऑफ ₹50,000 on 1/8/2020 after 3 months. Now value of supply will be calculated as following. तो अमाउंट पेबल 5,000 और आफ्टर 2 month बाद पेमेंट कर रहा है तो कितने पर टैक्स लगेगा, आपका टैक्स लगेगा, ठीक है, 5%, 2,500 रुपए। और टोटल बिल की सप्लाई कितनी हो जाएगी, 52,500 रुपए। क्लियर है? तो देखो सब, जब मैंने बिल बनाया था हेमंत एंड कंपनी, कितने का बिल बनाया था, 50,000 रुपए का। उस पर टैक्स कितना चार्ज करा, 9% टैक्स चार्ज करा और बिल बन गया 59,000 रुपए का बन गया। मुझे इससे 59,000 लेने थे, लेकिन हुआ क्या, इसने मुझे पेमेंट टाइम पर नहीं करी तो मैं इससे और पैसा लूंगा। कितना और पैसा लूंगा, 2,500 रुपए और लूंगा। तो और लेने के लिए मैं क्या इश्यू करूंगा, डेबिट नोट इश्यू करूंगा। क्या इश्यू करूंगा मैं, डेबिट नोट इश्यू करूंगा। ऊपर डेबिट नोट का नंबर लिखूंगा, योर इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल जो इनवॉइस नंबर था वो लिखूंगा, डेट लिखूंगा और 2,500 का बिल बनाकर उसको दे दूंगा। तो अब मुझे हेमंत से 59,000 प्लस 2,950 मतलब 61,950 रुपए और लेने हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया। इसके बाद इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई एनी टैक्स, चार्ज और फीस। तो मैंने बता दिया, एनी टैक्स, फीस, चार्ज लेवी अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी लॉ विल बी इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप कोई टैक्स और चार्ज करते हैं जीएसटी के अलावा तो वो भी ऐड कर देना, उसके बाद जीएसटी लगेगा। बेसिकली ये बात हो रही है कस्टम की। अगर आप आउटसाइड इंडिया से कोई प्रोडक्ट इंडिया में खरीद कर लाते हो तो उस पर कस्टम लगता है, तो कस्टम टैक्स लगेगा। तो आप उसे अपनी वैल्यू में ऐड करोगे और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर लिखा हुआ है मिस्टर हेमंत हैज बुक अ टिकट ऑफ ₹425 for show Indo Classic Dance by Rajasthan in Delhi. The invoice he received as follow. ठीक है, उसने एक इनवॉइस रिसीव करी जिस पर इंडो क्लासिक डांस बाय राजस्थान एक क्वांटिटी थी 360 रुपए की, जिसमें 60 रुपए आपका इंटरटेनमेंट टैक्स ऐड हो गया। क्लियर है? तो ये टैक्स आपका ऐड हो गया, तो टोटल बिल कितने का बना, 424 रुपए का। और उसके बाद इसने 18% टैक्स लगाया है। क्लियर है? तो अगर कोई और टैक्स लगता है तो बिल में ऐड होगा, उसके बाद आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद इंक्लूड एनी वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सपेंस इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। अगर आप मेरे बिहाफ से कोई खर्चा करते हो तो वो भी ऐड करूंगा। मेरे पास आप पढ़ रहे हो, आप 10,000 रुपए की आपकी फीस है, लेकिन आप मेरे पास पढ़ने आए और आपने देखा सर पढ़ा रहे, वहीं एक पानी वाला आया, उसने कहा सर मुझे पानी के पैसे चाहिए, आपके यहाँ रोज पानी की बोतल रख के जाता हूँ। ठीक है, आपने सोचा सर परेशान होंगे, मैं उठता हूँ और पैसे देता हूँ, आपने उसे 2,000 रुपए दे दिए। अब आप मुझे अपनी फीस के 10,000 रुपए दो, 8,000 रुपए और दे रहे हो, तो बताओ मैं टैक्स 8,000 रुपए लूं या 10,000 रुपए लूं? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर रिसिपिएंट आपके बिहाफ से कुछ भी खर्चा करे,
आप उसे अपनी वैल्यू में ऐड करोगे। क्लियर है? तो एक्सपेंस incurred by the recipient on behalf of the supplier. Mr. Hemant is sold goods to Mr. Sumant for rupees 20,000. The supply will be delivery from the Karol Bagh to Lajpat Nagar, where the Hemant is paying freight of rupees 2,800. Amount of rupees 2,800 is paid by the Sumant because he arranged the transport vehicle of his friend for supply. क्लियर है? 20,000 रुपए का माल बेचा, 2800 मैंने फ्रेट का लिया, तो उसे ऐड करने के बाद मैं टैक्स लगाऊंगा। In this case, expense incurred by recipient on behalf of the supplier. क्लियर है? तो आप जब भी ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करोगे तो उसमें आपको फ्रेट को जोड़ लेना है। चलें नेक्स्ट आगे आते हैं। इसके बाद आता है इंक्लूड एनी वैल्यू ऑफ सप्लाई सब्सिडरी डायरेक्ट लिंक टू द सप्लाई। अगर कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती, जैसे हमारी कोचिंग की फीस है 15,000 रुपए। गवर्नमेंट को पता चला कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कहा कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, हम आपको सब्सिडी देंगे। मैंने कहा सर आप अपनी सब्सिडी अपने पास रखो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने कहा आप बताओ, आप 15,000 रुपए का 15,000 फीस लोगे, फिर उस पर टैक्स लोगे, वो टैक्स डायरेक्ट किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास आएगा। या तुम पहले ही तुम्हें हम माफी दे रहे हैं ना, तो अगर गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देती है तो आप उसे माइनस कर देना। तो लिखा है सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी देगी तो आप उसे बिल से माइनस कर देंगे, आप उसे बिल से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपको कोई और कंट्री की गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडी देगी तो वो माइनस नहीं होगी, वो माइनस नहीं होगी। क्लियर है? इतना समझ आ गया। लेकिन एक हमारे पास और बंदा आया, बहुत रईस था, उसने कहा सर आप गरीबों को पढ़ाओ, हम आपको सब्सिडी देंगे। मैंने कहा सर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो उस केस में अगर कोई दूसरा बंदा आपको सब्सिडी देगा तो उस केस में, ठीक है, वो आपकी प्राइस में ऐड होगी। The amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who is receive the subsidy. क्लियर? तो यहाँ पर याद रखना, मेरी जीएसटी सॉफ्टवेयर ऑफ इनवॉइस 18,000 रुपए की थी, उसमें सब्सिडी कितने की दी? 2,500 रुपए की, और बिल कितने का बना? 20,500 का। दोबारा समझाता हूँ है क्या, ठीक है। हमारी ट्रेनिंग होती है, जैसे आपको पता है अभी ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की, ट्रेनिंग की फीस है 20,000 रुपए। क्लियर है? एक बंदा आया, उसने कहा मिस्टर है, आपने कहा सर आप ना बच्चों को थोड़ी रियायत दो, आप इनके अकाउंट से 2,000 रुपए माइनस करके आप इनसे फीस लो 18,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरी फीस तो 20,000 है। उसने कहा परेशान मत हो, 200 रुपए आप 2,000 रुपए मुझसे ले लो एज अ सब्सिडी। तो मैं बिल कितने का बनाऊंगा? मैं बिल बनाऊंगा 20,000 रुपए का, 2,000 बच्चों से माइनस कर दूंगा, लेकिन उससे लेकर बिल में ऐड कर दूंगा। तो यही बात यहाँ भी है। अ सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड अ सब्सिडी फॉर सीए, ठीक है, सीए को सब्सिडी दी। द मिस्टर हेमंत हु इज प्रोसेसिंग सीए परचेज अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ अमाउंट 18,000 विथ सब्सिडी ऑफ रुपीज 2,500। इन दिस केस वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 20,500। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर आपको सब्सिडी मिल रही है ना तो उसे हम हटाएंगे नहीं, वो आपके में ऐड कर देंगे। क्लियर है? याद रखना अगर आपको कोई सब्सिडी दे रहा है ना तो उसे माइनस नहीं करेंगे, आपके बिल के अंदर ऐड कर देंगे। लास्ट आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डिस्काउंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डिस्काउंट, जैसे याद रखना मिस्टर हेमंत गेट डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर मैं परचेज करते वक्त आपको कोई डिस्काउंट दे दूं तो वो माना जाएगा। ठीक है, मैं आपसे माल खरीद रहा हूं, माल खरीदते वक्त 10% डिस्काउंट दे दूं तो वो अलाउ है। दूसरा,
another discount of 2% if payment is made through UPI. अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हो 2% डिस्काउंट दे रहा हूं, वो भी अलाउबल है. लेकिन डिस्काउंट ऑफ 1% आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस बट नॉट नॉन अर्लियर. अगर आपको पहले नहीं पता था कि आप उसे डिस्काउंट दोगे तो वो माइनस नहीं होगा. मतलब डिस्काउंट उन्हीं केस में माइनस होगा जब आप परचेज करते वक्त दो या आपने उसे अपने एग्रीमेंट में बोला हो तब. अदरवाइज आपको डिस्काउंट कभी भी माइनस नहीं करना है. तो यहां लिखा है डिस्काउंट इज गिवन ऑन और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई एज मेंशन इन टैक्स इनवॉइस. जब अगर आप कोई बिल बना रहे हो उस समय डिस्काउंट दोगे तो वो अलाउ है. ठीक है, तो वो अलाउ है. दूसरा, आफ्टर सप्लाई बट इट वाज नॉन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी ट्रेस टू रेलिवेंट इनवॉइस. लेकिन अगर आपको पहले ही पता है कि अगर वो यूपीआई से पेमेंट करेगा तो मैं 2% डिस्काउंट और दूंगा तो वो भी अलाउ. लेकिन आप गिवन आफ्टर सप्लाई बट इट्स वाज नॉट एग्री upon before or at the time of supply whether or not traceable to the relevant invoice. उससे रिलेटेड वो नहीं है तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसका मतलब कहने की सिंपल बात है, डिस्काउंट तभी आप लोगों को अलाउ होगा जब आप लोग या तो बिल बनाते वक्त या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये बोल दोगे कि तू यूपीआई से पेमेंट करेगा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा तब. और उसके बाद कभी भी आपको डिस्काउंट माइनस नहीं किया जाएगा. क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखना. वैल्यू सप्लाई डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो माइनस हो जाएगा. 20,000 का माल था, 2,000 माइनस हो गया तो आपको 18,000 रुपए देने पड़े. बिफोर और एट द टाइम अलाउ और एक्सक्लूडिंग as deduction from the transaction value. So such transaction must be clearly mentioned on the invoice. In this case, value of supply will be 18,000. इसके बाद value of supply discount after supply. It's mentioned in the agreement enter into before of sale. अगर तुमने सेल से पहले कोई एग्रीमेंट करा होगा तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. Input tax credit proportionate to the discount has been revised by the recipient तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. और तीसरा, इट्स कैन बी क्लियरली ट्रेस टू द रेलिवेंट टैक्स इनवॉइस तब आपको मिल जाएगा. कहने का मतलब सिंपल सा है कि डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई विल बी अलाउ इफ ओनली. पहला, अगर आप एग्रीमेंट में कर रखा है तब आपको डिस्काउंट मिलेगा. दूसरा, आपने जो टैक्स ले रखा है अगर आप उसे रिवाइज करने के लिए तैयार हो तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. मतलब समझा नहीं, मैंने आपको सेल करा 1,00,000 का माल, उस पर 18% के हिसाब से 18,000 रुपए टैक्स लगा दिया, टोटल आपने 1,18,000 दे दिया. लेकिन बाद में आपने मुझे 50,000 का माल रिटर्न कर दिया. जब 50,000 का माल रिटर्न करोगे तो 50,000 लिखोगे. 50,000 का कितना? 9%, 18%, 9,000. टोटल आप कितना माइनस कर रहे हो? 6,900. तो आपने गवर्नमेंट से आईटीसी कितने का ले लिया था? 18,000 का. जब आप मुझे बिल वापसी कर रहे हो तो गवर्नमेंट को आईटीसी रिवर्स भी तो करना पड़ेगा. करोगे ना? अगर ये 9,000 रुपए तुम आईटीसी रिवर्स करने के लिए तैयार हो तब तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा. और तीसरा है, इट्स कैन बी क्लियरली ट्रैक टू द रेलिवेंट टैक्स. अगर हम उस रेलिवेंट इनवॉइस से उसको ट्रैक कर सकते हैं तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं. क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई. जैसे मैंने 20,000 रुपए का माल बेचा, 2,000 रुपए आपको डिस्काउंट दे दिया, बिल कितने का हो गया? 18%. यहां लिखा है डिस्काउंट, पढ़ लेते हैं. HM इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइडेड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन सप्लाई
value if recipient paid this amount digital or through UPI. So discount of 2% is not deducted in the invoice because it will be given at the time of payment. ठीक है, तो हमने पेमेंट के समय पहले बोल रखा था इट्स विल बी इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बिकॉज this discount was known at the time of supply and can be linked to his specified invoice. The discount amount can be reduced or included from the transaction value. In this case, HM Electronic issue credit note to Hemant for rupees this. Clear है? अब देखो 18,000 का तो पहले बिल बना था, उसके बाद 2% आप और उसे माफी दे रहे हो, तो आप जब 2% और माफी दोगे तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? क्रेडिट नोट। याद रखना, जब सेल वाली पार्टी बिल की वैल्यू को बढ़ाना चाहती है तो वो डेबिट नोट बनाती है अगर बिल को ऐड करना है, और अगर बिल में उससे लेस करना है तो वो क्या बनाती है? क्रेडिट नोट बनाती है। जैसे हमने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था इंटरेस्ट वाले में, मुझे उससे 59,000 लेने थे, उसने 2500 रुपए नहीं दिए टाइम से, तो मैंने कहा इंटरेस्ट के पैसे भी लूंगा। जब मैं इंटरेस्ट के पैसे उससे ले रहा था तो मैंने वहां पर क्या बनाया था? डेबिट नोट, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू को बढ़ाना था। मुझे क्या करना था? उसकी वैल्यू को बढ़ाना था, और जब मैं उसकी वैल्यू को घटाऊंगा तो क्या बनाऊंगा मैं? क्रेडिट नोट। ये याद रखना, अगर सेल वाली पार्टी वैल्यू को बढ़ाएगा तो डेबिट नोट और घटाएगा तो क्रेडिट नोट। और ऐसी अगर परचेज वाली पार्टी अगर वो वैल्यू को घटाएगा, लेस करेगा, तो डेबिट नोट बनाएगा, और वैल्यू को बढ़ाएगा तो क्रेडिट नोट बनाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको याद है, तो वो 2% का क्या बना देगा? क्रेडिट नोट बना देगा। ठीक है, और उस पर 18% के हिसाब से टैक्स लगा देगा। क्लियर है? एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई बट नॉट एग्रीड, या फिर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं था। इफ HM इलेक्ट्रॉनिक हैज अनाउंस मोर डिस्काउंट ऑफ 1% इफ हेमंत मेड द पेमेंट बिफोर क्लोजिंग ऑफ ईयर 31/3/2020। क्लियर है? अब वो क्या कर रहा है? हमसे डिस्काउंट मांग रहा है 1% का, कि अगर वो पेमेंट 31/3 से पहले कर देगा तो डिस्काउंट ऑफ 1% आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस बट नॉट नॉन अर्लियर। हमें पहले नहीं पता था कि हम उसे डिस्काउंट देंगे, तो दिस डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड सो इट इज कैन नॉट बी क्लेम एज अ डिडक्शन, तो इसकी डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो अब लास्ट है rules of value of supply is to be determined time of supply, place of supply, rate of GST fee, taxable value on which tax is applied। तो इसका आंसर होगा आपका डी। क्लियर है? तो मैंने आज आपके साथ अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक फिनिश करा जो बात करता है वैल्यूएशन की। और जीएसटी में अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा यूज होता है तो वैल्यूएशन का, क्योंकि बिल बनाते वक्त हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आज हम आपके साथ एक और चैप्टर को फिनिश करते हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।